नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सेंट्रल मिशन, जहां पर हम बात करते हैं कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए जो इस विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई से दूर हैं। हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई निरंतर होती रहे, तो हम एक और वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। जैसा कि आपको विदित है, आप जानते हैं, हम रोज़ाना एक दिन ग्रामर, एक दिन किताब का जो वीडियो लेकर आते हैं और बिल्कुल हमारा व्यवस्थित एक क्रम है। उसी क्रम में आप वीडियो देखें। आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं मित्रों आज के इस क्लास की, और उसमें हमने पूर्व में जो व्याकरण की हमारी क्लास हुई है उसमें हमने वर्णों के बारे में अध्ययन किया। वर्णों में हमने स्वरों को देखा, व्यंजनों के बारे में पढ़ा। इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें हमारे पाठ्यक्रम का पहला टॉपिक जिसका नाम है संधि, आपने देखा होगा संधि ऐसा हमारा टॉपिक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो टॉपिक है व्याकरण में पहला, वो संधि है। और संधि पढ़ेंगे तो उसमें स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। और जब विसर्ग, व्यंजन और स्वरों को हम जानेंगे तो इसको हमें बहुत ही आसानी से करने में सरलता होगी। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज के इस विषय को जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मित्रों आप समझने की कोशिश तो करिए ही सही, साथ में अपने अपने खुद के नोट्स भी वीडियो को देखते समय बनाते रहिए, तो ताकि आप जब भी दोबारा उस वीडियो को देखें तो आपको उसका जो है ज्ञान हो सके। देखते हैं मित्रों, बात करते हैं संधि इस विषय की। अब बात करते हैं क्या होती है संधि, कहाँ होती है संधि, कब होती है संधि, किन में होती है संधि। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, संधि। तो संधि इस विषय को लेकर मित्रों आपने सुना होगा कि यहाँ का राजा इस राजा से संधि करता है, मुगलों से या अंग्रेज़ों से उस राजा ने इस प्रकार की संधि की। तो संधि माने होता है ना कि जुड़ना, मिलना, जुड़ना, योग होना, संयोग होना, मिल जाना संधि है। मिल जाना क्या है? संधि है। कुछ शर्तों के आधार पर दो वर्ण आपस में मिलेंगे। कौन मिलेंगे? दो वर्ण, दो राजा नहीं मिलेंगे। राजा मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ व्याकरण में तो कौन मिलेंगे? दो वर्ण। वर्ण हम बहुत अच्छी तरह से समझ कर आए हैं, स्वर हम जानते हैं। तो जब दो स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, जब व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन संधि। तो बहुत आसान है, धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ेंगे। तो संधि का एक बार अर्थ लिख लेते हैं। संधि का अर्थ होता है योग, संयोग, मिलना, जुड़ना। ये संधि के सामान्य अर्थ हैं। यानी कि कोई वर्ण दूसरे वर्ण से मिलेगा, योग होगा, मिलेगा, जुड़ेगा, और संधि में होगा क्या? विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा? विकार। आपने परिभाषा में पढ़ा होगा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, परस्पर जुड़ने से, परस्पर योग से, संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार है उसे हम संधि कहते हैं। तो योग, संयोग, मिलना, जुड़ना, ये सब संधि है। और कौन मिलेंगे मित्रों? वर्ण मिलेंगे, और उस विकार को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। इसको एक उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं। तो आपको एक उदाहरण देते हैं। विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये एक शब्द है और यहाँ हमें संधि करनी है।
तो एक बात आप जाने रहिए, आप इतना तो जानते ही है, कक्षा 9वीं में आप पढ़कर आए हैं, 9वीं तक। तो जब संधि हम करते हैं तो पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में यानी यहाँ, और दूसरे वाले शब्द के पहले वाले वर्ण में, यही करते हैं संधि। तो यहाँ जो दो वर्ण हैं वो परस्पर आपस में मिलेंगे, कुछ विकार उत्पन्न करेंगे, और जो विकार उत्पन्न होगा तो एक शब्द बनेगा और उसे हम संधि कहेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ क्या है, क्या है, आ। इस विद्या के धा में क्या है, आ है। धा में क्या है, आ है। आ क्या है, स्वर है। आ क्या है, स्वर है, दीर्घ स्वर है। आ क्या है, स्वर है। और उसके बाद में अर्थी में जो अ है ये भी क्या है, स्वर है। तो यहाँ भी स्वर है और यहाँ भी स्वर है या नहीं है, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। इधर क्या है, वी, और जो ध्येय में से आ निकाल लिया, आ निकाल लिया, यानी ऐसा था, ये ऐसा था, तो इसमें क्या था, ध आधा था और आ पूरा था, और दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते थे, धा। तो आ हमने यहाँ निकाल लिया इसका, तो क्या बचा, अब बचा ध, ऐसा ध बचा। इसके नीचे हलंत लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो वर्ण है ये व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। कैसे होते हैं, आधे होते हैं। तो विद आ प्लस, और ये जो अर्थी ये थी है, ये ऐसा कि ऐसा ही रह जाएगा। अब आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी तो वहाँ पर पढ़े होंगे कि जब अ के बाद कोई समान वर्ण आए, सवर्ण आए, तो फिर उसका दीर्घ हो जाता है, दोनों मिलकर। अब आ का दीर्घ क्या हुआ, आ, दोनों मिलकर क्या हो गए, आ हो गए। अ और आ दोनों मिलकर क्या हो गए, आ हो गए। इधर से लिखेंगे विद आ, और इधर लिखेंगे थी, अर्थी, विद्या अर्थी। तो शब्द बनेगा विद्यार्थी। विद्यार्थी माने विद्या का अर्थी, अर्थी माने चाहने वाला, अर्थी माने चाहने वाला। क्या चाहने वाला, विद्या चाहने वाला जो है उसे कहेंगे विद्यार्थी। अब देखिए मित्रों, संयोग योग को संधि कहते हैं। संधि कहाँ होती है, तो दो वर्णों के बीच में होती है। कैसे होती है, तो हमने यहाँ पर समझा कि जब संधि करते हैं तो पहले वाले शब्द के बाद में और दूसरे वाले शब्द के पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होता है, उनके स्थान पर परिवर्तन होता है। अब बात कर लेते हैं मित्रों संधि के प्रकारों को लेकर, कि संधि हमारी कक्षा 10वीं की इस लेवल पर, कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संधि को कितने प्रकार का माना गया है। तो मुख्यतया जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होती है। 3 प्रकार उसके हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे। जो पहली वाली संधि होती है वो होती है स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। स्वर संधि। इसके बाद वाली जो संधि होती है वो होती है व्यंजन संधि। लेकिन सबसे पहले वाली संधि को हम पहले समझने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात है, हम पहले इसे ही पढ़ने वाले हैं। तो स्वर संधि यानी स्वरों की संधि। किन की संधि, स्वरों की संधि। यानी जो संधि स्वरों की है, स्वरों में होती है, वो संधि कौन सी है, स्वर संधि। या फिर हम यूं कहें कि स्वर प्लस स्वर संधि के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्वर संधि कहाँ होगी, तो स्वर प्लस स्वर, दोनों स्वर मिलेंगे तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। स्वरों की जो संधि होती है वो होती है स्वर संधि। और स्वर संधि को मित्रों मैंने बताया था आपको
अच संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि भी कहते हैं। क्यों अच संधि कहते हैं? क्योंकि स्वरों का एक नाम क्या है? अच। स्वरों को अच कहते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अब स्वर और स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि होती है। कैसे मिलेंगे? तो आप देखें, आपने एक उदाहरण पढ़ा होगा, उपधन इंद्र है। उपधन इंद्र है। आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप उसे समझने का प्रयास करें। उपधन इंद्र है। उपधन इंद्र में हम देखते हैं कि कैसे कैसे स्वर मिल रहे हैं या व्यंजन मिल रहे हैं, तो संधि कौन सी हो सकती है? तो यहाँ देखेंगे हम उ और प में क्या है? प में क्या है? प को बोलकर देखेंगे, प में अ है। क्या है? अ। और अ क्या है? स्वर है। तो जब स्वर को निकाल लेंगे तो प कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्योंकि प व्यंजन है और व्यंजन के हमेशा आधी मात्रा होती है, हलंत लगता है उसके नीचे। तो इस प में से क्या निकाल लिया? अ निकाल लिया। और इसके बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई आ रही है। क्या आ रही है? ई आ रही है। और इसको लिख देते हैं ऐसे की ऐसे ही। उपधन इंद्र को हमने किया, उप अ निकाल लिया। अब ये दोनों वर्ण जो है वो पास पास आ रहे हैं। संधि का मतलब पास पास आना। स्वर संधि का मतलब दो स्वरों का पास पास आना, दो स्वरों का मिलना, योग होना, जोड़ होना संधि है। तो ये अ भी स्वर है ना, और ई भी क्या है? स्वर है। दो स्वर पास पास आ गए, यानी ये भी स्वर और ये भी स्वर। तो संधि कौन सी है? संधि कौन सी है? स्वर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। और इन दोनों को हम मिलाकर बनाएंगे, अ और ई दोनों मिलेंगे तो ए होगा, और उप ए और इंद्र है, ऐसे बनेगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जब संधि पढ़ेंगे तो इसको मिला देंगे। उ प को लिखा आधा, ए को लाए, ए को लेकर आए, तो इस प में ए मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? ए की क्या लगती है? मात्रा लगती है। ए की क्या लगती है? मात्रा लगती है। और फिर बचा क्या? इंद्र, उपेंद्र। ई चला ही गया, ये बचा उपेंद्र है। तो इस प्रकार मित्रों हम देख पाएंगे कि जो स्वर संधि है उसमें दो स्वर पास पास आते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जब दो स्वर पास पास आते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। जैसे उपधन इंद्र है। और भी हम उदाहरण देखें तो मान लो हम देखें ने धन अनम। ने धन अनम, आपने पढ़ा होगा इसको भी, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ने धन अनम, तो इस न में क्या है? न में क्या है? ऐसा ए है। और इस ए को निकाल लिया इस न में से, तो न क्या है? न तो स्वयं व्यंजन है। और व्यंजन कैसे होते हैं? आधे होते हैं। कैसे होते हैं? तो व्यंजन के नीचे कौन सा निशान लगता है? हलंत का। उसके बाद में क्या आ रहा है? अ न म। तो अब दो जो वर्ण आए पास पास वो कौन कौन है ये देख लेते हैं। तो जो ये ए है ये भी स्वर है। क्या है? स्वर है। और इसके बाद में जो ये अ आ रहा है ये भी स्वर है। तो दो स्वर पास पास आ रहे हैं, तो संधि कौन सी हो गई? स्वर संधि। अब बात करते हैं मित्रों इसका क्या बनेगा। तो इस ए के स्थान पर अय हो जाएगा, और न आधा है, न अय, और बाद में है अनम। तो बन जाएगा न में अ मिले। अ जो है वो न में मिलेगा, मतलब न अभी आधा है, इसको बोल नहीं सकते, तो न जाएगा अ के पास, तो न कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा।
और ये जो ये है ये भी जाएगा अ के पास, तो ये भी पूरा हो जाएगा। और फिर बचा क्या? नम, नयनम। अयादि संधि में आपने पढ़ा होगा, यहाँ गुण संधि आपने पढ़ी होगी। तो स्वर संधि के अपने कुछ भाग हैं, उनको देख लेते हैं। संधि को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एक बार आप इसका सिस्टम समझ गए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसका सिस्टम समझने के लिए मित्रों आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा एक वीडियो वर्णों से संबंधित, वर्ण विचार से संबंधित, स्वर और व्यंजन से संबंधित अपलोड हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखकर स्वर और व्यंजनों के बारे में सीख सकते हैं। उसके बाद आप संधि पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। अब देखते हैं मित्रों, पहली जो संधि होती है वो तो स्वर संधि होती है। दूसरी जो संधि होती है वो होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि में क्या हो रहा था? स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि, और स्वर संधि को कहते हैं अच संधि। अच संधि। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? एक तो होता है व्यंजन। अब जो संधि व्यंजन है तो कौन रहेगा? व्यंजन तो रहेगा ही। व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन मिलेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। लेकिन व्यंजन और स्वर मिलेंगे, व्यंजन और स्वर आपस में मिलेंगे तो भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये संधि किसकी है? व्यंजन की संधि। वो संधि किसकी थी? स्वरों की संधि थी। ये संधि किसकी है? व्यंजनों की संधि है। तो यहाँ पर भी इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। जैसे आपने देखा होगा सत प्लस चित, सत प्लस चित, इस तरह से सत प्लस चित। अब दोनों जगह पर संधि करनी है, एक तो यहाँ और फिर यहाँ। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं सच्चित में, वो त जो है व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। इसके बाद में क्या आ रहा है? च। क्या आ रहा है? च। चित्त का च, जो उसमें चित्त में ई की मात्रा है वो पीछे है, पहले क्या है? च है। तो ये जो च है प्लस के बाद, तो ये च भी आधा है। इसमें से ई निकाल लेंगे तो इसकी क्या औकात है? ये भी तो आधा ही है, बिना स्वर के बोला ही नहीं जा सकता। ई अगर इस च में नहीं है तो च कैसा है? आधा है। तभी कैसा है? आधा है ही सही। तो यहाँ भी व्यंजन और यहाँ भी व्यंजन। तो स्थिति कौन सी आ गई? व्यंजन प्लस व्यंजन। और व्यंजन प्लस व्यंजन जब होते हैं तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। फिर हम इसका बनाएंगे सच्चित, है ना? सच्चित ऐसा बनेगा इसका। तो ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे कि संधि कैसे कैसे होती है। और देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा जगत धन ईशः, जगत धन ईशः। जगत में जो त है ये व्यंजन है, और इसके बाद में जो आ रहा है ईशः, इसका ई ये स्वर है। तो व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, तो भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि, है ना? तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे। और व्यंजन संधि को मित्रों हल संधि भी कहते हैं। कौन सी संधि? हल संधि। क्योंकि व्यंजनों का एक नाम हल भी है। जैसे स्वरों का नाम अच है, वैसे ही व्यंजनों का नाम हल है। तो स्वरों की जो संधि है वो स्वर संधि, व्यंजनों की जो संधि है वो व्यंजन संधि, और एक और तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो प्रकार है संधि का, वो है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि।
तो मित्रों आपने ऐसा देखा होगा, ऐसी ये दो बिंदी किसी भी स्वर के बाद जब ये दो बिंदी जैसी आकृति आपको दिखाई पड़े तो आप समझना कि ये विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। और जब कभी भी विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है तो वो संधि कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। उसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, और उसकी चर्चा इसलिए कर लेते हैं ताकि हम उसकी मूल जो उसका जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको हम समझ पाएं। तीसरी जो हमारी संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब देखो, विसर्ग ऐसा प्लस स्वर है तो भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और विसर्ग के बाद में यदि व्यंजन है, विसर्ग के बाद में यदि व्यंजन है तो भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कैसे? उदाहरण के जरिए देखते हैं। तो आप देखें मित्रों, नमः धन करोति, नमः धन करोति, दो शब्द हैं, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नमः में जो ये विसर्ग आप देख पा रहे हैं, इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है क। क्या है? और क अपने आप में क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में जो क है ये व्यंजन है। और व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन बराबर क्या? विसर्ग प्लस व्यंजन बराबर भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि परिवर्तन किसके स्थान पर हो रहा है? विसर्ग के स्थान पर। तो ये शब्द अपना जो बनेगा नमस्करोति, नमस्करोति। ऐसा हम संधि पढ़ेंगे विस्तार से, तो वहाँ पर जान पाएंगे। अब मित्रों बात करते हैं, पहली जो अपनी संधि है, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि को अच संधि, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, और इसका मैंने आपको प्रारूप बताया है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले भाग की, यानी कि संधि के पहले प्रकार की, जिसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है? स्वर संधि। तो मैंने आपको बता ही दिया, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। अब इस स्वर संधि में दो स्वर होंगे और उन दो स्वरों के स्थान पर विकार उत्पन्न होगा। तो पहले ही आपको समझा दिया गया है। अब देखिए मित्रों, इस स्वर संधि के भी अपने कुछ भाग होते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि। तो इन संधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो सब स्वर संधि के भाग हैं। किसके भाग हैं? स्वर संधि के। तो इस स्वर संधि के भाग में हम टॉपिक लिखेंगे स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। और पहला जो प्रकार है वो लिखेंगे यण संधि। कौन सी संधि पढ़ने जा रहे हैं हम? यण संधि। यण संधि ऐसा हमारा टॉपिक है, और यह स्वर संधि का भाग है। या यूं भी कह लीजिए कि यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण संधि जो स्वर संधि का भाग है। अब इस यण संधि को पढ़ने के पहले हम यण, इस यण को समझ लेते हैं। इस यण को हम समझ लेंगे तो यण संधि बहुत आसान है, बहुत, जितनी आसान है बहुत, मैं तो समझता हूँ कि कुछ है ही नहीं। तो आप भी इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों आप यण का मतलब समझें, य, व, र और
ल। यण माने य व र और ल। यण किसे कहते हैं? ये व र और ल को यण कहते हैं। तो जो जिस संधि में ये व र ल हो जाए, क्या हो जाए? ये व र ल हो जाए, वो संधि कौन सी? यण संधि। यानी यण हो जाए, जिस संधि में यण हो जाए वो संधि कौन सी है? यण संधि है। कब हो जाए? किसके पहले और किसके बाद में आ जाए तो देखते हैं मित्रों। तो आपने देखा होगा तो लिखा हुआ होता है कि ई उ री और ली। आपने ऐसे देखा होगा ई उ री ली के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाए, उ के स्थान पर वह हो जाए, री के स्थान पर र हो जाए और ली के स्थान पर ल हो जाए। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यण माने होता है ये र ल व। यण माने ये र ल व, ये व र ल। और आपने लिखा है कि ई उ री और ली, ई पहले हो और उसके बाद में क्या हो? असमान स्वर। असमान स्वर बराबर ये। ई के बाद में कोई असमान स्वर है, स्वर मस्ट है, स्वर चाहिए, क्योंकि ये संधि कौन सी है? स्वर संधि का भाग है, इसलिए स्वर चाहिए। ई के बाद में असमान स्वर होना चाहिए। मान लीजिए ई के बाद में ई होता तो बड़ी ई नहीं हो जाती क्या? बड़ी ई हो जाती, दीर्घ वाली, तो दीर्घ संधि हो जाती। ऊ के बाद में समान ऊ आ जाता तो कौन सी संधि हो जाती? दीर्घ वाली संधि हो जाती। री के बाद में समान वर्ण आ जाता री, तो कौन सी संधि हो जाती? दीर्घ संधि हो जाती। तो री के बाद में समान वर्ण आ जाता तो फिर भी दीर्घ संधि हो जाती। इसलिए कौन से? असमान स्वर। कैसे स्वर चाहिए? असमान स्वर हैं भाई। ई के बाद ई ना हो और बाकी कोई भी स्वर चलेगा। ऊ के बाद में भी असमान स्वर हो तो उस वू को वह करेंगे। क्या करेंगे? वह करेंगे। और री के बाद में असमान स्वर हो तो र करेंगे, और री के बाद में असमान स्वर हो तो क्या करेंगे मित्रों? ली। ली के बाद में ल करेंगे। ई के बाद में असमान स्वर हो तो उसको ये कर देंगे। ऊ के बाद में असमान स्वर हो तो उसको वह कर देंगे। री के बाद में असमान स्वर हो तो उसके जगह पर र कर देंगे, और री के बाद में असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर ल कर देंगे। कैसे कर देंगे उसको देख लेते हैं। अब इसके उदाहरणों को हम देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण से हम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको चाहे तो इसको साथ के साथ उतार भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं अपने नोटबुक में। जैसे मान लो पहला वाले का उदाहरण हम देखते हैं। ई के स्थान पर असमान स्वर आने पर कैसे ये होगा? तो देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इति प्लस अधरम। इति प्लस अधरम। इति प्लस अधरम। इति प्लस अधरम ऐसा संधि विच्छेद है और हमें देखना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ हम देखेंगे ई है और जो त है इसमें भी ई है, इसमें भी क्या है? ई है। तो इस त में से हम क्या निकाल लेंगे? ई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ई निकाल लेंगे। तो ई निकाल ली हमने, तो त कैसा बचा? त कैसा बचा? आधा। त कैसा बचा? आधा। इत प्लस ई, है ना? छोटी ई निकाल ली हमने, तो ई निकाल ली यहाँ से, और उसके बाद में अधरम का क्या है? अ है। क्या है? अ। और
ध र म, ऐसी स्थिति हमारे सामने बन गई। हम इसे करके देख रहे हैं तो इसको बहुत आसानी से समझ रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ। इति इस शब्द में से ई निकाल लिया तो त बचा आधा, और बाद में क्या आ रहा है? ई स्वर है। ई क्या है? स्वर है। ठीक उसके बाद में असमान स्वर, असमान स्वर है या नहीं है? ई के बाद में असमान स्वर अ आ रहा है, तो अब ई, इस ई के स्थान पर क्या हो जाए? ये हो जाए। क्या हो जाए? ये हो जाए। ई के बाद में असमान स्वर है, इसलिए इस ई के स्थान पर क्या हो जाए? ये हो जाए। एक बार फिर से देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। ई के बाद में असमान स्वर है, तो इस ई के स्थान पर ये, ई के स्थान पर ये, तो करते हैं ई, फिर त कैसा है अपने पास? आधा है त, और ये इस ई के स्थान पर क्या करना है हमें? तो इस ई के स्थान पर करना है ये, और ये भी कैसा है? आधा है। कैसा है? आधा है। और इसके बाद में देखते हैं तो क्या लिखा है? अधरम, अधरम। और इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। कैसे मिलाते हैं आप सीखेंगे। तो देखो, ई त कैसा है? आधा है। कैसा है? आधा है। ये, अब ये भी आधा है, लेकिन ये आधा वाला ये ऐसे दौड़ता दौड़ता किसके पास जाएगा? अ के पास। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि अ स्वर है, और स्वरों की सहायता व्यंजनों को लेनी ही पड़ती है, इसलिए जरूरत किसको है? इस ये को है। किसकी है? अ की है। तो ये जाएगा अ के पास, तो ये अ इसमें मिल जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और बाद में बचा क्या? ध र म। इति प्लस अधरम बराबर इत्यधरम। बना या नहीं बना? आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके भी देख सकते हैं। और देखते हैं ई वाला एक और उदाहरण कि भाई ई के बाद असमान स्वर आए तो ये कैसे हो जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है। जैसे अति प्लस, अपन ने ये देखा इति प्लस अधरम, इसके बाद में देखते हैं अति प्लस अधिकम। अति प्लस अधिकम, अति प्लस अधिकम इधर लिख लेते हैं, किंतु मित्रों आपको दिखना चाहिए। और दिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसकी बारीकी को समझें। जैसे अति प्लस अधिकम, अति के इस त में ई है, त में क्या है? ई निकाल लिया, ये लो छोटा वाला ई निकाल लिया। ई निकाल लिया तो त कैसा बच गया? आधा बच गया। कैसा बच गया? आधा बच गया। और इसके बाद में क्या आ रहा है? अधिकम का जो है अ आ रहा है, और अधिकम का जो अ आ रहा है ई के बाद, ई के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। इसलिए इस ई के स्थान पर क्या हो जाए? ये हो जाए। क्या हो जाए? ये हो जाए। तो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इस ये ई के स्थान पर ये कर दिया। ध्यान रहे ये भी जो है वो आधा है। यहाँ इधर ये है ही सही। अत प्लस ये प्लस अधिकम, प्लस अधिकम, तो लिखेंगे अ त जो है वो कैसा है? आधा है। त कैसा है? आधा है। और जो ये यज्ञ वाला है ये जाएगा किस में? अ में। किस में जाएगा? अ के पास जाएगा। तो जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे यहाँ पहुँचते ही ये जो ये है ये पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और फिर बचा क्या? धी क म। तो शब्द बना अत्यधिकम। अति प्लस अधिकम बराबर अत्यधिकम।
तो मित्रों मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये ई के उदाहरण थे, आपकी किताब में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, ई वाले भी मैं देख पा रहा हूँ। तो आप जब देखेंगे उस किताब में तो बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास। अब बात कर लेते हैं ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो फिर उसके स्थान पर व कैसे हो जाता है, इसके भी कुछ एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं। आप इन्हें चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। हमने देखा ई के बाद असमान स्वर आया तो हमने ये कर दिया, यण संधि हो गई। ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वह कर दीजिए, तो भी कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। तो करिए, तो मैं इस धूमे से ऊ निकाल लिया। क्या निकाल लिया, ऊ निकाल लिया, तो ऊ स्वर है, अलग कर लिया, और अलग करते ही क्या बचा, आधा ध। कैसा ध बचा, आधा ध बचा, और यहाँ लिखेंगे अपन छोटा ऊ, और उसके बाद में है अरि। क्या है, अरि। अब हम देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि ऊ के बाद असमान स्वर है, ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है। तो ऊ के बाद असमान स्वर आवे तो क्या हो जावे, वह। क्या होवे, वह हो जाए। तो इस ऊ के स्थान पर क्या करते हैं, वह भी कैसा, आधा। कैसा, वह, आधा वह। तो बनाते हैं इसको, म ध व, और इधर रहा अरि। अब इनको मिला देते हैं, तो म ध कैसा है, आधा है, वह भी कैसा है, आधा है। लेकिन ये वह जाएगा किसके पास, इसके बाद में स्वर है तो वह इसे पूरा कर देगा, वह जाएगा। अब भाई ज़रूरत किसको है, हमने वर्णों में पढ़ा कि जो अपने आप में पूर्ण होते हैं वो स्वर हैं, और स्वर पूर्ण है तो स्वर को ज़रूरत है ही नहीं। और जो आधे होते हैं वो व्यंजन है, उच्चरित होने के लिए उन्हें स्वर की जरूरत चाहिए। और यहाँ आसपास कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है, अ। तो किसको जाना पड़ेगा, वह को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं स्वर को आना पड़ेगा, स्वर के पास कोई ज़रूरत नहीं है वह की। तो वह जाएगा 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 और इसमें मिल जाएगा, अपने में मिला लेगा, तो वह ऐसा बन जाएगा। जब तक ये आधा था, अब ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में क्या है, री। तो हमारा जो शब्द है वो बना मध्वरी। क्या बना मित्रों, मध्वरी। मधु प्लस अरि। तो हमने देखा ना कि ऊ के बाद, इस ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा था, असमान स्वर अ आ रहा था, तो इस ऊ के स्थान पर वह कर दिया। क्या कर दिया, वह कर दिया। एक और उदाहरण इसी से संबंधित अपन देख लेते हैं, यहां देख लेंगे। वधु प्लस आदेश, वधु प्लस आदेश, वधु के द्वारा दिया गया आदेश। वधु के धू में, वधु के ध में जो ऊ है उसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा बचेगा, व और ध कैसा बचेगा, आधा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि इसका जो ऊ है, बड़ा वाला ऊ, वो हमने कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। और उसके बाद में क्या आ रहा है, आदेश। और आदेश में जो आ दिखाई पड़ रहा है ये भी स्वर है, और ये भी ऊ भी स्वर है। लेकिन ऊ के बाद, ऊ के बाद असमान स्वर। कैसा स्वर, असमान स्वर। तो ऊ के बाद आ समान नहीं है, असमान है। कैसा है, असमान है। चाहिए तो स्वर, लेकिन कैसा होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। तो ऊ के बाद असमान स्वर आए तो इस ऊ के स्थान पर क्या कर देते हैं, वह कर देते हैं, करते हैं। और वह ध्यान रखिए, वह भी जो है वो आधा है, और इधर से उतारेंगे वह ध वह, और इधर आदेश, मिला लेंगे इनको तो वह। और जो ये ध है ये आधा है, अभी तक वह भी आधा है। वह जाएगा किसके पास, आ के पास। तो वह में आ मिलेगा तो ऐसे नहीं मिलेगा, वह में आ मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, वध्वा।
और फिर बचा देश है, तो वध्वा देश है। वधु धन आदेश, तो वध्वा देश है। ऐसे मित्रों हम बाकी के जो 2 हमारे उदाहरण बचे हैं इनको भी देख लेते हैं। आप इनको चाहे तो लिख भी सकते हैं, और ये जो हमारा सिस्टम है इस तरह से हम समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। ऐसे नहीं कि वधु आदेश किसी ने कह दिया, आपने करके पटक दिया वधु प्लस आदेश, गलत हो गया ये। वहाँ पूछा वधु प्लस आदेश और आपने कर दिया वधु प्लस आदेश, तो ये गलत है। वधु ऐसे नहीं लिखते, वधु में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। कौन सी? बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो इसको हम धीरे धीरे से समझने का प्रयास करेंगे, चूँकि हम पहली बार संधि पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सहजता महसूस होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आगे मित्रों देखते हैं कि री के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाए? र हो जाए। क्या हो जाए? र हो जाए। कैसे हो जाए देखते हैं। अब देखते हैं तो हम जो उदाहरण देखते हैं, हम जो उदाहरण देख पा रहे हैं यहाँ तो हम एक एक 2-2 उदाहरण देख पा रहे हैं, लेकिन मित्रों आपकी जो किताब है उस किताब में बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए हुए हैं और उन्हीं उदाहरणों में से पेपर में पूछा जाता है। इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप जो इन उदाहरणों को बहुत आसानी से देखें और इस तरह से कर करके सीखें, क्योंकि आपके पास समय है, आप घर पे हैं तो आपके पास समय भी है और उस समय का आप सदुपयोग करें। आप हमारे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं तो अपने उन मित्रों को भी शेयर करें जो आपके नज़दीकी हैं, सगे संबंधी हैं, जिनको आप जानते हैं, आपके पड़ोस में हैं। आप एक बार फिर से जुड़िए तो हम देखेंगे री के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? र। क्या हो जाता है? र। धात्री प्लस अंश है, धात्री ही प्लस अंश है, ये तय है। धात्री प्लस अंश है। अब यहाँ से री की मात्रा लगी हुई है। जैसे आप देखते हो कृष्ण, लोग कृष्ण 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 कह के अनर्थ कर देते हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण। ऐसे ही धात्री क्या है? धात्री री है ना, तो इसलिए री को अलग करेंगे तो धा बचेगा और त बचेगा आधा। क्यों बचेगा? क्योंकि हमने से निकाल लिया इसमें से री, और री के बाद में अंश का क्या आ रहा है? अंश का क्या आ रहा है? अ आ रहा है। री के बाद असमान स्वर आए तो इस री के स्थान पर क्या करें? र करें। क्या करें? र करें। तो करें भाई, ऐसा हमारा नियम है। और र भी कैसा? आधा। र भी कैसा? आधा। तो अब मिलाना ही है इनको, इधर से ये है इसी धात प्लस र प्लस अंश। अब इनको मिला देते हैं तो धा त कैसा है? आधा है। त कैसा है? आधा। आधा त आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा त आप ऐसे लिखते हैं, आधा त, तो उसको लिख लेते हैं ये आधा त। क्या है ये? आधा त। और अब ये आधा र। क्या है ये? आधा र। तो आधा जो ये र है ये ऐसे मिल जाएगा। आप ऐसे प में आधा र ऐसे लगाते हैं तो यहाँ त है, ये त है, और इस त में क्या लगेगा? र। लेकिन अभी भी ये कैसा है? दोनों व्यंजन है, त भी है और र भी है। त ऐसे है और र ऐसे है, लेकिन अभी भी ये कैसे हैं? आधे हैं। क्यों आधे हैं? क्योंकि इनमें स्वर नहीं है, तो स्वर के पास जाना पड़ेगा दोनों को मिलकर। स्वर बाद में कौन है? अ है। तो अ इसमें मिलते ही ये क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और बाद में क्या है? अंश है। तो क्या बना? धात्रंश है। क्या बना? धात्रंश है। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश आप कर लीजिए। धात्री प्लस अंश में से हमने री निकाला तो त कैसा बच गया? हलंत। धात प्लस री बराबर अंश है।
फिर हमने देखा कि इस री के बाद असमान स्वर आ रहा है अ, तो इस री के स्थान पर र करना पड़ेगा। ये हमारा नियम है, इस री के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, र करना पड़ेगा। तो हमने किया, करने की कोशिश की, तो ऐसे हमें मिला धा, ऐसे हमने देखा धा त आधा और फिर र और फिर अंश, धात्रंश, ऐसा हमने लिखा। एक आध और उदाहरण इसका देख लेते हैं मित्रों। बहुत सारे उदाहरण हैं आपकी किताबों में, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। जैसे मात्राज्ञा, री का ही उदाहरण देख लेते हैं, फिर दो उदाहरण इसके देखकर फिर देखते हैं आगे की संधि। री का उदाहरण देखते हैं, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो मातृ में जो त में जो री है इसको निकालते हैं तो मात, मात और री प्लस आज्ञा। अब देखेंगे मित्रों, तो इस री के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है। री के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो री के बाद असमान स्वर आए तो री को क्या कर दें, र कर दें। क्या कर दें, र कर दें। इधर से क्या उतार दें वापस, मात प्लस र और बाद में क्या है, आज्ञा। अब देखते हैं, माँ त आधा है, त कैसा है, आधा है। आधे त को ऐसे लिख सकते हैं। अब इस त में र मिलाना है, त में क्या मिलाना है, र मिलाना है, तो र ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे मिलाएंगे। अब ये दोनों भी अभी कैसे हैं, आधे हैं, और दोनों ही जाएंगे किसके पास, आ के पास। तो आ जाके मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और बाद में जोड़ देंगे ज्ञा, मात्राज्ञा, माता के द्वारा दी गई आज्ञा, मात्रज्ञा। अब बात करते हैं मित्रों इसकी, जिसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और हो सकता है कभी कभी ये आपसे पूछा जाए, पूछ लें। तो मित्रों देखते हैं कि ली के बाद, ली भी अपने आप में एक कंप्लीट स्वर है। हमने पढ़ा अ ई उ री और ली, ली भी अपने आप में एक कंप्लीट स्वर है। और इस स्वर के भी बाद असमान स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर ल कर देते हैं। इसको भी आप उतार सकते हैं। अब इसको यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों। अब देखेंगे ली धन आदेश, ली धन आदेश है, ऐसा एक शब्द है, ली धन आदेश है। तो जो ये ली है ये भी अपने आप में एक स्वर है। और ली के बाद कौन सा स्वर आ रहा है, आ रहा है। ली एक स्वर है और इस ली के बाद असमान स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इस ली के स्थान पर क्या कर दें, ल कर देंगे। क्या करें मित्रों, ल, ल भी कैसा, आधा ल, और बाद में क्या है, आदेश, आदेश। अब मिलाकर लिख देंगे इसको, ल, ल अभी आधा था, ल जाएगा 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 किसके पास, आ के पास जाएगा, और आ इसको अपना स्वरूप दे देगा, ला बन गया, और देश, लादेश। और देखें मित्रों, और क्या है, ली धन, एक आध उदाहरण इसका और देख लेते हैं। ली धन आकृति, ली धन आकृति। तो ली ये स्वर है, ली अपने आप में कंप्लीट स्वर है और इसके बाद में आ रहा है जो असमान स्वर है। तो इस ली के बाद क्या कर, इस स्थान पर क्या कर दें, ल, और बाद में क्या है, आकृति। इस ल में आ मिलाएंगे तो ला और कृति, लाकृति, ऐसा शब्द बनेगा। तो मित्रों आज हमने बात की है यण संधि की। यण संधि से भी पहले हमने बात की संधि की, और संधि में हमने देखा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न विकार है उसे हम संधि कहते हैं। संधि वर्णों का विषय है, वर्णों की शुद्धि करती है, शब्दों को एक सिस्टम से सजाती है। और यदि हम बात करें तो दो पदों के बीच में जब हम समास करते हैं तो वो समास
पदगत शुद्धि है, संधि वर्णगत शुद्धि है। और जब हम कारक पढ़ने जाते हैं तो कारक जो होता है वो संपूर्ण वाक्य की शुद्धि करता है। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इस क्लास को अगर कम समझ में यदि आपको आई है तो आप बार बार देख सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, या फिर किताब के जो बाकी उदाहरण हैं इस यण संधि के वो आप सीख सकते हैं। ऐसे ही ऐसे कर कर के ये बीच के जो स्टेप्स हैं आपको सिखाने के लिए हैं। वास्तव में संधि विच्छेद तो आपका ये है और मूल शब्द ये है, तो बीच में आपको इन स्टेपों में संधि करनी चाहिए, ऐसा अभ्यास आपको करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। हमारे YouTube चैनल को आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो भी आपके जो मित्र हैं, जो वंचित है, जो इस समय कोरोना के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, तो उन्हें आप इस क्लास का वीडियो का जो लिंक है शेयर कीजिए। अपने कॉन्टेक्ट्स में जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह से मैं सुरेंद्र कुमार मालव एक बार फिर आपसे अगले और नए वीडियो के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।